हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12th में जो बायोलॉजी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, यानी कि पादप कार्यकी होती क्या है। कार्यकी मतलब होता है कि सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन, सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। फिजियोलॉजी होती क्या है कि कोई भी सजीव होगा, कोई जीव होगा, उसकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिजियोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? एनिमल फिजियोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सजीवों की जगह क्या आ जाएगा? पादप। यानी यहाँ पर हम किसका स्टडी करेंगे? जो पादप की जो जैविक क्रियाएं होती है, जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब जैविक क्रियाएं कौन सी होंगी? जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं, यानी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जैविक क्रियाएं कौन सी होगी? उपापचय, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उनका स्टडी करते हैं। तो समझ में आया प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पर पादप की जैविक क्रियाओं का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, यानी जीवित रहने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो यहाँ पर बात करें हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की, यानी कि पादप कार्यकी के जनक, पादप कार्यकी के जनक। तो पादप प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने वैसे मूलदाब भी दिया था, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। क्या दिया था? मूलदाब शब्द दिया था, शब्द दिया था। ठीक है, ये तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी होगी। अगर इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, यानी भारतीय पादप कार्यकी के जनक, वो हैं जेसी बोस, सर जेसी बोस। भारतीय पादप कार्यकी के जनक सर जेसी बोस। इन्होंने, सर जेसी बोस ने स्पंदनवाद सिद्धांत भी दिया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये तो होगी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। अब इसके बाद में परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। परिवहन होता क्या है? परिवहन, परिवहन क्या होगा? परिवहन में क्या करेंगे? कोई भी पदार्थ होंगे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होना। परिवहन क्या होता है? पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। होना परिवहन कहलाता है। अब परिवहन भी होगा किनका? या तो जल का होगा, खनिज लवणों का होगा, या कार्बनिक जो पोषक होंगे उनका परिवहन होगा। किन किन का होगा परिवहन? परिवहन किसका होगा? जल का होगा, खनिज लवणों का होगा और कार्बनिक पोषकों का होगा। या भोज्य पदार्थ बोल सकते हैं इनको, भोज्य पदार्थ भी बोल सकते हो। यानी जो पादप होते हैं, पादपों में परिवहन क्या होगा? परिवहन किसे कहेंगे? यानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होना, पहुंचना क्या कहलाता है? परिवहन। तो प्लांट्स में किन किन का परिवहन होगा? जल का होता है, खनिज लवणों का होता है, कार्बनिक जो पोषक होते हैं यानी भोज्य पदार्थ होता है, इनका परिवहन होता है। तो नोट कर लिया उसको। इसके बाद में देखते हैं परिवहन कैसे हो रहा है।
परिवहन। परिवहन मैंने बताया कि जल का परिवहन होता है और खनिजों का परिवहन होता है, क्योंकि जल के अंदर घुले हुए क्या होते हैं, खनिज घुले हुए होते हैं। और किसका परिवहन होता है, कार्बनिक पोषकों का, कार्बनिक पोषकों का। तो परिवहन, जो जल का परिवहन होता है वो कैसे होता है, वो देखो। रूट सिस्टम हो गया, ये कंप्लीटली प्लांट है और इसकी ये शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक लीफ है। ठीक है। तो जल का परिवहन कहाँ से होगा कि मिट्टी में उपस्थित होगा जल, मिट्टी के अंदर जल होगा, उसको क्या करेंगी, जड़ें अवशोषित करेंगी, और अवशोषित करने के बाद में जो पौधे का शीर्ष भाग है वहाँ तक जल का परिवहन होगा। ठीक है। तो जल का परिवहन कहाँ से होगा, जड़ से, यानी कि रूट से। जो प्लांट का शीर्ष भाग होता है, पौधे का शीर्ष भाग होता है, वहां तक परिवहन होता है, जड़ से प्लांट के शीर्ष भाग तक। और खनिज लवण भी क्या होते हैं, जल में घुले होते हैं, क्योंकि जल और खनिज लवण कहाँ होते हैं, मृदा में होते हैं, और मृदा में इनका क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करने के बाद में ये कहाँ तक पहुँचाते हैं, जो प्लांट्स का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ तक जल और खनिज लवणों को पहुँचाते हैं। अब कार्बनिक पोषक जो होंगे, कार्बनिक पोषक मतलब भोजन कहाँ बनता है, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल वर्णक युक्त जो पौधे का भाग होता है वहाँ पर क्या बनते हैं, कार्बनिक भोज्य बनता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा क्या बनेगा, भोजन बनेगा। तो यहाँ पर कार्बनिक पोषक होते हैं, वो कहाँ से, जो पौधे के शीर्ष भाग होंगे, संश्लेषित भाग होंगे, संश्लेषित भाग से दो जगह पर ये गमन करेगा। कहाँ पर, एक तो जहाँ पर आवश्यक जो भाग होते हैं, जहाँ पर भोजन की आवश्यकता होती है वहाँ पर जाएंगे, एक तो आवश्यक स्थान पर पहुँचेगा भोजन, और दूसरा कहाँ पर पहुँचेगा, संग्रहित स्थान, क्योंकि भोजन अधिक मात्रा में बनने के बाद में भोजन का संग्रहण किया जाता है, तो संग्रहित स्थान। तो समझ में आया, जल का परिवहन तो कहाँ से हो रहा है, जड़ से जो पौधे का शीर्ष भाग है वहाँ तक, और कार्बनिक पोषक होता है, या भोज्य पदार्थ हो गए, भोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो कहाँ से, यहाँ से पौधे के जो शीर्ष भाग हो गए, तो वहाँ से क्या करेगा, जो जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो रही है भोजन की वहाँ तक पहुँचेगा, चाहे वो जड़ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे बाकी इसकी ब्रांचेज हो, चाहे फ्लोर हो, जो भी हो, वहाँ तक भोजन पहुँचेगा, और जो संग्रहित स्थान होता है वहाँ तक भी पहुँचेगा। जल का जो परिवहन होता है वो एक दिशीय ही होता है, जल का परिवहन एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। कैसे एक दिशीय, कैसे कि यहाँ से जड़ द्वारा क्या किया जाएगा, पानी को अवशोषित किया जाएगा, पानी से क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करने के बाद में कहाँ पर पहुँचेगा, ये जो पौधे के शीर्ष भाग है एक तरफ ही पहुँचेगा, नीचे से कहाँ से, जड़, ये जड़ है, रूट सिस्टम होती है, और ये पौधे का शीर्ष भाग हो गया। तो ये क्या करेगा, जड़ से जल को अवशोषित करने के बाद में ये कहाँ पर पहुँचेगा, जो पौधे के शीर्ष भाग है वहाँ तक ही पहुँचेगा, और वापस थोड़ी आएगा। इसलिए क्या होता है, जो जल का परिवहन होता है वो एक दिशीय होगा। कार्बनिक भोज्य पदार्थ होंगे, उनका गमन क्या होता है, या तो द्विदिशीय होगा या बहुदिशीय। कार्बनिक पोषक का परिवहन द्विदिशीय होता
है। द्विदिशीय कैसे कि यहाँ पर मान लो संश्लेषित भाग है, तो संश्लेषित भाग होगा तो एक तरफ तो किधर होगा, जहाँ पर इसकी रिक्वायर हो रही है, आवश्यकता हो रही है, वहाँ पर पहुँचेगा। एक स्थान तो ये हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर भोजन बना और यहाँ से क्या हो गया, जड़ को आवश्यकता हो गई तो जड़ में पहुँच गया। अब दूसरा कहाँ पर पहुँचेगा, जहाँ पर इसका संग्रहित स्थान है वहाँ पर पहुँचेगा। तो दो दिशाएं हुई कि नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट कि जो जल का और खनिज का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम जो उत्तक होते हैं, जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। और कार्बनिक भोज्य पदार्थ होंगे वो किसका परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। तो परिवहन के बारे में समझे थोड़ा सा। परिवहन में जल और खनिज लवणों का परिवहन भी हो रहा है और कार्बनिक भोज्य पदार्थ का परिवहन भी हो रहा है। जल का परिवहन किस तरफ हो रहा है, जड़ से जो प्लांट का जो शीर्ष भाग है वहाँ तक हो रहा है, ये प्लांट है, प्लांट के शीर्ष भाग की ओर होगा जल का। और जल का परिवहन एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही जाता है। और किसके द्वारा होता है परिवहन, जाइलम जो उत्तक होते हैं उनके द्वारा होता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जहाँ पर ये बनेगा संश्लेषित भाग, मतलब जहाँ पर इसका निर्माण होता है, वहाँ से एक तो आवश्यक स्थान पर पहुँचेगा और एक संग्रहित स्थान पर पहुँचेगा। और कार्बनिक भोज्य पदार्थ का परिवहन द्विदिशीय या बहुदिशीय होता है। और ये परिवहन किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। इसके बाद में भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो परिवहन जो प्लांट्स में क्या होता है, परिवहन तंत्र विकसित नहीं होता, कि एक विशिष्ट परिवहन तंत्र काम नहीं करता। जैसे हम अपने जो ह्यूमन में होता है, आदमी में होता है कि यहाँ पर जो हार्ट होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, एक अलग ही उसका फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर पादपों में एक विशिष्ट परिवहन तंत्र नहीं होने के बाद में भी एक सुव्यवस्थित क्या होता है, परिवहन होता है। ध्यान रखना ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। प्लांट में विशिष्ट परिसंचरण तंत्र नहीं होता, फिर भी प्लांट में सुव्यवस्थित परिवहन होता है, ठीक है। एक विशिष्ट परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, फिर भी इसमें परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सुव्यवस्थित तरीके से होता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो प्लांट्स में क्या होता है कि एक समय में ही पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है, कि प्लांट में एक समय में पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। कैसे कि जैसे जो लीफ होती है, इसमें क्या करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल बाहर भी निकल जाता है, लेकिन गैसें भी क्या होती रहती हैं, अंदर आती रहती हैं रंध्रों के द्वारा। यानी यहाँ पर पदार्थ क्या हो रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं और अंदर भी आ रहे हैं। दोनों प्रक्रिया क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना कि प्लांट में कोई विशिष्ट परिसंचरण तंत्र नहीं होता और एक समय में क्या हो जाता है, पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है एक टाइम में, कि पदार्थ अंदर आ भी रहे हैं और पदार्थ बाहर जा भी रहे हैं। तो नोट करो इसको एक बारी, फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो परिवहन के बाद में हम पढ़ते हैं पादप जल संबंध, जो अपना मेन टॉपिक है, क्योंकि ये सब तो हमने किस में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। तो अब पढ़ते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं पादप जल संबंध। पादप जल
संबंध। पादप जल संबंध क्या होगा कि पादप की कोशिकाएं क्या करेंगी, जो जल का अवशोषण करने के लिए जो कोशिकाएं भाग लेती हैं, जो क्रियाएं करती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, जल संबंध के अंतर्गत आती हैं। तो पादपों में देखो जल कहाँ से कि मृदा के अंदर उपस्थित जो जल है उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और जल के अंदर ही क्या घुले होते हैं, खनिज लवण घुले होते हैं। बताया जाता है कि पादपों में जल अवशोषण के लिए कि पादप का जो 80 to 90% जो भाग है वो किससे बना होता है, जल से बना होता है। प्लांट का 80 to 90% भाग जल से बना होता है, जल से बना होता है। इसलिए क्या करेंगे कि पौधे हैं वो जल का अवशोषण करेंगे। जल अवशोषण को पढ़ने से पहले हम जो जल की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जल की विशेषताएं। जल की विशेषताएं क्या क्या होंगी। जल की विशेषताओं में एक तो ये क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, उच्च संसंजक व आसंजक बल पाए जाते हैं, उदासीन प्रकृति का होता है, प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, और इसका जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर उच्च घनत्व। ये क्या है, जल की कुछ विशेषताएं हैं। क्या होती है, एक तो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, एक हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है इसमें, H, ये क्या होगी, जल की विशेषता होगी। क्या क्या होगी, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है कि ये लगभग जो प्रकृति में जो पदार्थ मौजूद हैं उन सबको जल वो सारे के सारे किस में घुल जाते हैं, जल के अंतर्गत घुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कार्बनिक विलायकों में फिर घोला जाता है, लेकिन लगभग जो सारे पदार्थ हैं वो जल में घुल जाते हैं। उच्च आसंजक वो है, संसंजक व आसंजक बल पाए जाते हैं। इस बल के कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स में ये जो जल पहुंचता है कहाँ से, जड़ से पौधे का जो शीर्ष भाग है वहाँ तक जो पहुँचता है, उसके लिए आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा संसंजकवाद सिद्धांत होता है, यानी ये बल होता है, इसके द्वारा ही क्या पहुँचता है, जल ऊपर पहुँचता है। जो भी क्या होता है, अधिक संसंजक बल और आसंजक बल के कारण। उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का मतलब इसकी pH वैल्यू है, pH वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 होती है। जो पीने योग्य जो जल होता है उसकी जो pH होता है वो 7 होता है। प्रकृति में ये लगभग तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से में, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। एकमात्र ये ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस का मतलब बर्फ के रूप में, द्रव लिक्विड अवस्था में हम पीते ही है, और गैस मतलब जो वाष्प होती है वाष्प के रूप में भी क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 4 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाएगा तो उस कंडीशन पे इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और इसके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जाएगा। इस प्रकार हमने जो जल संबंध में आगे हैं वो कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।